कोई भी लड़का खुश होगा अगर सुबह उसकी आंख खुलते ही उसके सामने एक ब्यूटीफुल गर्ल हो जो प्यार से उसे वेकअप मन करने की कोशिश कर रही हो। और अगर एक नहीं, दो लड़कियां वन हों और दोनों उसे ऐसे देख रही हों जैसे वो दुनिया का सबसे डिजायरेबल गायन हो, तो ये तो किसी सपने जैसा होगा। मार्टिन थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था क्योंकि ये क्लोजनेस बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थी। स्पष्ट था कि इन दोनों की चाहत कुछ और थी। फिर भी वह खुश था क्योंकि उसकी ड्रीम लाइफ अब रियलिटी वन में बदल चुकी थी। लेकिन मार्टिन को थोड़ा अजीब लगा, ये चल गर्ल्स अन आखिर आई कहाँ से, क्योंकि उसके हिसाब से यहां तो किसी अलग क्रीचर्स का होना चाहिए था। जैसे ही उसने आंखें खोलीं उसे एहसास हुआ कि ये सब अनरियल है। उस अचानक उसके सामने दो भयंकर म्यूटेंट सोल आ खड़े हुए। लेकिन ये क्रीचर्स प्यार जताने नहीं आए थे, ये इतने भूखे थे कि मार्टिन को हड्डियों समेत निगल जाना चाहते थे। उसने पास पड़ी एक स्टोन हार उठाई और समझ गया कि उसने गलत समय पर स्लीप ले ली थी। उसने पूरी ताकत से वो स्टोन पर फेंका ताकि जल्दी एस्केप कर सके। मार्टिन लंबे समय से इस साहिल पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहा था और अब तक काफी अच्छा मैनेज भी कर रहा था। लेकिन हर बीतते दिन के साथ ये बे म्यूटेंट्स और भी ज्यादा वायलेंट हो रहे थे। मार्टिन ने अपनी स्ट्रेंथ वन बचाने के लिए हयेना से दूरी बना ली। बाहर अंधेरा गहराने लगा था और इस दुनिया में घूमना अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। भूखे बट मॉन्स्टर्स हर जगह घूम रहे थे, इसलिए सबसे सही फैसला ये था कि आज लूट छोड़कर भी अपनी हर लाइफ बचाना ज्यादा जरूरी है। जल्द ही मार्टिन एक पुराने अबैंडन्ड हॉस्पिटल के सामने पहुंचा जो उसके सीक्रेट हाइडआउट का एंट्रेंस था। इन टूटे फूटे रूइंस के पीछे उसका सुरक्षित संसार छिपा था, जहां मजबूत और आयरन गेट्स उसे हमेशा सुरक्षा देते थे। बाहर से ये जगह भले ही पुरानी और शैबी लगती थी, लेकिन अंदर असल में कई यूजफुल आइटम्स और मौजूद थे। जैसे ही उसने टेरिटोरी में कदम रखा, मार्टिन को अपने बनाए हुए फेमिलियर एनवायरनमेंट वास्त की झलक मिली। दूर से उसे देखकर एक छोटा सा रोबोटिक क्रीचर तेजी से उसके पास आ गया। वो था सेवन, मार्टिन का सबसे वफादार असिस्टेंट। वो अपने व्हील्स पर इतनी तेजी से घूम रहा था कि मार्टिन को कहना पड़ा, काम डाउन सेवन। मार्टिन केवल आधे दिन के लिए बाहर गया था, लेकिन सेवन उसे ऐसे मिल रहा था जैसे बरसों बाद मुलाकात हुई हो। ये बेस मार्टिन का पर्सनल शेल्टर था, जहां इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स और सप्लाईज सब मौजूद थे। हालांकि इस वक्त सप्लाईज काफ़ी कम बची थीं। एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते मार्टिन की कई जिम्मेदारियां थीं। ये सब इसलिए ज़रूरी था ताकि टेरिटरी को रिस्टोर किया जा सके। मार्टिन यहां आए हुए लगभग आज से 5 मंथ्स ओल्ड हो चुके थे और उसने इस जगह को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया था। असल में ये पूरा गेम वर्ल्ड हद मार्टिन के कंट्रोल की वजह से इतना रियलिस्टिक लग रहा था। जब नए प्लेयर्स पहली बार एड्स देखकर आते तो उन्हें यकीन नहीं होता कि ये सब असली है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो चैट करते, हर कोई ये मानने लगता कि ये दुनिया असली है। अभी अभी एक नया प्लेयर रोड्रिक पहली बार लॉग इन करके आया था। वो देखकर हैरान रह गया कि ये कंप्यूटर गेम कितनी रियल लगती है। डिटेल इतनी परफेक्ट थी कि प्लेयर पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड में खो गया। मार्टिन ये सब ऑब्जर्व कर रहा था और हर नए रिक्रूट पर खुश होता जा रहा था। प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका था वॉइस मैसेजेस भेजना, जिसमें मार्टिन डिटेल में गेम एक्सप्लेन करता और रजिस्टर करने के लिए डायरेक्ट लिंक भी देता था। मार्टिन ने प्लेयर्स को अपने वर्ल्ड में लाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया और ज्यादातर बार वह सक्सेसफुल भी रहा। काफी लोग उसके फाइनल टास्क को पूरा करने के लिए अप्लाई करते थे ताकि अगले लेवल पर पहुंच सकें। अब वह इस गेम बॉस का एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका था। लेकिन 5 महीने पहले यहां आने से पहले वह सिर्फ एक ऑर्डिनरी सेल्स मैनेजर था। एक दिन उसने एक बहुत बड़ी डील क्लोज की थी, इसलिए उसने सोचा थोड़ा सेलिब्रेट किया जाए और कुछ ड्रिंक्स ले लीं। अचानक उसे सीने में जोर की टाइटनेस महसूस हुई और अगले ही पल उसके कानों में एक तेज हाई पिच्ड साउंड गूंज उठी, जिससे उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड होने लगी। वह उस भयानक सेकंड को कभी नहीं भूल पाएगा जिसने उसकी पूरी रियलिटी बदल दी। उस नए वर्ल्ड की शुरुआत बयां करना आसान नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर था कि ये एक्सपीरियंस प्लेजेंट बिल्कुल नहीं था। आंखें खोलते ही उसे एहसास हुआ कि अब कोई वे बैक नहीं है। किसी ने उसे एक ऐसे स्पेस में भेज दिया था जो खतरों से भरा हुआ था।
वह खुद को एक असली पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में पाकर पूरी तरह शॉक में था। पहले उसने सोचा यह शायद किसी प्रैंक का हिस्सा है, किसी फिल्म सेटास का लोकेशन होगा, इसीलिए वह बेतहाशा भाग रहा था ताकि जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकल सके। लेकिन रास्ता उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी लंबा था। चारों तरफ बस वही वीरान टेरेन फैली थी, जहां सामान्य रोड्स की जगह सिर्फ मिट्टी, टूटे बिखरे बिल्डिंग्स और डिबरी पड़ी थीं। जैसे ही उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, उसे एहसास हुआ कि वह अब पूरी तरह एक अलग इंसान बन चुका है। तभी उसने फिर से वही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनी जो उसने अपनी रियल वर्ल्ड की आखिरी सेकंड्स में भी सुनी थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन विंडो आ गई। इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड एड में उसे एक स्कैवेंजर बनने की रोल सिस्टम ने पहले से तय कर रखी थी। उसका पहला थॉट था पुलिस को कॉल करने का, लेकिन उसे याद आया कि वो भागते समय अपना मोबाइल फोन खो चुका था। भूख और थकान से वह एमलेसली पूरे दिन वेस्टलैंड में घूमता रहा। कुछ देर बाद उसके अंदर तेज भूख की लहर दौड़ गई। अब सबसे पहले कुछ खाने की जरूरत थी, वरना ये गेम चिट्ठी उसकी प्लानिंग से काफी पहले खत्म हो जाती। तभी उसे आश्चर्य हुआ जब वह एक ह्यूमन सेटलमेंट वाद के पास पहुंचा। एंट्रेंस पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन थोड़ा अंदर जाते ही उसे दो अजीब से सेटलर्स दिखाई दिए। शायद अब वक्त था इस दुनिया और इस सेटलमेंट के बारे में ज्यादा जानने का। अचानक उसने एक पुरुष आवाज सुनी जो उससे पूछ रही थी कि वह किस शेल्टर से आया है। वो भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन शायद इस दुनिया में आते ही वह इसे बोलने में सक्षम हो गया था। तभी एक बंदूकधारी आदमी वॉल्टर बो ने उसकी कनपटी पर बैरल टिकाते हुए पूछताछ शुरू कर दी। मार्टिन मुस्कुराते हुए बोला कि वह यहां एक्सीडेंटली आ गया और बस खाने की तलाश में गुजर रहा था। अगले ही सेकंड उसे समझ आ गया कि वॉल्टर मजाक नहीं कर रहा। तभी एक तेज गोली चली, लेकिन वह मार्टिन पर नहीं बल्कि एक विशाल म्यूटेंट पर चलाई गई जो सेटलमेंट के बहुत करीब आ गया था। ओल्ड वॉल्टर ने चेतावनी दी, वेस्टलैंड खेलने की जगह नहीं है, बिना फायर आर्म के यहां भटकना बेवकूफ़ी है। वो बोला, नहीं तो एक दिन तुम्हें मॉन्स्टर्स खा जाएंगे और तुम नेक्स्ट वर्ल्ड में चले जाओगे। वॉल्टर सही था। 5 महीने की सर्वाइवल के बाद मार्टिन ने इस नई रियलिटीज को बेहतर समझना शुरू कर दिया था। ये एक मन पैरेलल वर्ल्ड है था जो ग्रेट वॉर के बाद बना था, जहां जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कई पर म्यूटेटेड एनिमल्स और पैदा हुए थे। इसके अलावा यहाँ इतने ज़्यादा मरॉडर्स थे कि हर समय हथियार साथ रखना जरूरी था। करीब 5 महीने पहले वह पहली बार इस जगह आया था और तब से हर दिन सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, ये लगातार सुनाई देने वाली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ऑफ आखिर आ कहाँ से रही थी? वह जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला था, जब वह इस जगह के सच्चे गुरु सान से मिलने वाला था, जो इस दुनिया के हर रहस्य को जानते थे। अभी के लिए सबसे सही कदम था अपनी बेस पर लौटना, क्योंकि इस अबैंडन्ड हॉस्पिटल में उसके अलावा कोई नहीं था। हर गुजरते मिनट वो आवाज और तेज होती जा रही थी। मार्टिन को महसूस हो रहा था कि वो साउंड यहीं कहीं आसपास से आ रही है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, साउंड और स्पष्ट होती जाती। इसका मतलब था कि वो सही दिशा में जा रहा था। अचानक वह रुक गया, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि हॉस्पिटल के नीचे इतना बड़ा हॉल होगा। उसने कमरे के आखिर में एक विशाल गेट देखा जो पेट ब्राइट नियॉन लाइट ऑन की थ्रेड्स से चमक रहा था। आवाज उस गेट के पीछे छिपे हुए रूम से आ रही थी, जो अभी उसकी नजरों से ओझल था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी इनर वॉइस ने उसे कमांड दी हो कि सीक्रेट डोर का मैकेनिज्म एक्टिवेट करे। उसने अपनी पाल्म उस मैकेनिज्म पर रखी और अचानक एहसास हुआ कि उसके फिंगरप्रिंट्स एक क्यारर की तरह परफेक्टली फिट हो रहे हैं। आयरन डोर धीरे धीरे खुलने लगी, जिसका मतलब था कि मार्टिन की अब तक की मेहनत बेकार नहीं गई। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, मार्टिन ने अगले कमरे के अंत में एक आयरन क्रीचर्स देखा, जो 5 महीने बाद उसका सबसे वफादार असिस्टेंटर बनने वाला था। उस समय ये मत रोबोट बस एक और बात मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, और समझना मुश्किल था कि इस अचानक हुई मुलाकात से क्या उम्मीद रखी जाए। रोबोट 7th पलक झपकते ही मार्टिन के सामने आ खड़ा हुआ, क्योंकि पैरों की जगह व्हील्स होने के कारण वो फ्लैट फ्लोर पर बेहद तेजी से ग्लाइड कर रहा था। रोबोट ने तुरंत कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस एक छोटा पर हेल्पर आर है जो अपने मास्टर का इंतजार कर रहा था। फिर उसने अनाउंस किया
कि मार्टिन अब इस टिपस गेम पबायत का एडमिनिस्ट्रेटर्स बन चुका है और उसे यहाँ का पूरा कंट्रोल मिल गया है। सिस्टम विंडो में देखते ही मार्टिन को एहसास हुआ कि उसका लेवल सच में स्कैवेंजर से एडमिनिस्ट्रेटरेस में अपग्रेड हो चुका है। रोबोट ने समझाया कि मार्टिन को अलग अलग टास्क बेस पूरा करना होगा और जिन 4 प्लेयर्स वास को वो यहाँ बुलाएगा उनके साथ मिलकर हर बार मिशन वास पर रिवॉर्ड्स अर्न करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, अब इस जगह से वो आसानी से अर्थिंग से कनेक्ट कर सकता था। ये छोटी हेल्पर्स की तरफ से सबसे बेहतरीन खबर थी। शेल्टर न केवल एक पैरेलल वर्ल्ड लाइन से जुड़ा था बल्कि उसका अपना ऑफिशियल वेबसाइट भी था। सभी प्लेयर्स जो रजिस्टर करते थे उन्हें एक यूनिक नंबर दिया जाता था और उनकी डिटेल्स शेल्टर रेजिडेंट्स लिस्ट में दर्ज की जाती थीं। एडमिनिस्ट्रेटर को यह भी अधिकार था कि किसे देयर गेम जर ज्वाइन करने देना है और किसे मिशन सास अटेम्प्ट तक करने की परमिशन नहीं देनी। सिस्टम की कैपेबिलिटीज की वजह से गेमिंग इक्विपमेंट सीधे प्लेयर्स के घर भेजी जाती थी। सबसे मेन डिवाइस था गेमिंग हेलमेट। जैसे ही हेलमेट पहना जाता हर प्लेयर एक जैसी चीजें देखता और सिस्टम धीरे धीरे उन्हें गेम में खींच लेता, उन्हें पूरी तरह पैरेलल रियलिटी आर में इमर्स कर देता। प्लेयर्स को थोड़ा पेशेंट होना पड़ता क्योंकि मूवमेंट के लिए उन्हें पानी की मोटी परत पार करनी होती थी और इसके लिए थोड़ी देर ब्रेथ होल्डास करनी होती थी। जब तक हेलमेट पहना होता प्लेयर्स आसानी से अपने क्लोन से हाइडआउट्स में कांटेक्ट कर सकते थे और जल्दी से सरफेस तक पहुंच सकते थे। इस नई रियलिटी में होना मार्टिन के लिए फायदेमंद था क्योंकि यहां उसके लिए कई नए अपॉर्चुनिटीज खुल गए थे। आखिरकार उसे घर लौटने का रास्ता ढूंढने का एक लूप होल मिल गया था। उसने रोबोट को बताया कि अब से उसका नाम 7 थेन होगा। उसके सीरियल नंबर पर रखा गया। आयरन असिस्टेंट। ये सुनकर खुशी से झूम उठा क्योंकि उसका कभी कोई असली नाम नहीं था। रोबोट ने एक्साइटमेंट में मार्टिन के चारों ओर तेजी से घूमना शुरू कर दिया। खुश था कि एडमिनिस्ट्रेटर उसे एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है। वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन उसे नए मास्टर के लिए खाना भी अरेंज करना था। भले ही 7 थोड़ा डम था, लेकिन उसकी एबिलिटी प्लेयर्स को समन करने और उन्हें गैदर करने में कमाल की थी। इसी बीच रियल वर्ल्ड यानी अर्थस पर रात हो चुकी थी, लेकिन डॉर्मिट्री में रहने वाला एक लड़का अब भी जाग रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस तरह गेम आर में उसे एक अननोन एडमिनिस्ट्रेटर ने इनवाइट किया था वो सच में एग्जिस्ट करती है। एडमिनिस्ट्रेटर ने वादा किया था कि ये सिर्फ एक रियलिस्टिक गेम नहीं होगी बल्कि प्लेयर्स को पूरी तरह इमर्स कर देगी एक ऐसी एटमॉस्फेयर में जहां हर डिटेल हाईएस्ट लेवल पर होगी। उसी समय मार्टिन अपने नए शेल्टर में कंप्यूटर के सामने बैठा टाइपिंग करता जा रहा था। उसे पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट करने के लिए लगातार काम करना पड़ता था। सिर्फ खाने के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेता था। उसने केयरफुली लोकेशंस एनालाइज की जहां जो रोड्रियाद जाने वाला था ताकि गेम को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। अगर ऐसी रियल गेम टोन सच में एग्जिस्ट करती है तो वे रास वर्चुअल विमेन जिन्हें उसने पहले बनाया था अब रियल बन जाएंगी। रोद्री ये सोचकर और भी एक्साइटेड हो गया कि वे सब उसे खुश करने के लिए अब जिंदा हो चुकी हैं। रोद्री ने अब बिना समय गंवाए तुरंत गेम में रजिस्टर करने का निर्णय लिया। अगले दिन कैफेटेरिया से धीरे धीरे निकलते हुए वो अभी भी उस गेम के बारे में सोच रहा था जिसमें उसने साइन अप किया था, लेकिन कैफेटेरिया की स्पाइसी चिकन इतनी डिलिशियस थी कि उसे खाते समय बाकी सब भूल गया। इसके बाद वो डॉर्म लौटने लगा क्योंकि हर दिन की तरह आज भी उसकी रूटीन नॉर्मल ही होनी थी, लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। जैसे ही उसने टेबल पर रखे बड़े बॉक्स को देखा वो हैरान रह गया। ये बॉक्स काफी भारी और बड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये पार्सल उसे किसने भेजा है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स से काफी समय से कोई गिफ्ट नहीं मिला था। बॉक्स खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर वो उसे गेमिंग हेलमेट रखा था जो एडमिनिस्ट्रेटर हर पार्टिसिपेंट को भेजता था। अब उसके हाथों में असल गेमिंग इक्विपमेंट अपा था। मतलब ये सब कोई प्रैंक नहीं था, ना ही पब्लिसिटी स्टंट। रोद्री ने हेलमेट को अपने सिर पर मजबूती से लगाया और महसूस किया कि एडमिनिस्ट्रेटर ने उसका साइज परफेक्टली चूज किया था, जैसे उसे उसके हेड मेजरमेंट्स पता हों। ये सब उसे काफी स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन अब वह ईगर था मार्टिन द्वारा वादा किए गए रियल सेंसेशंस ओज एक्सपीरियंस करने के लिए। अचानक उसकी आंखों के सामने एक लिट टनल घूमने लगा जो रोड्री को सीधे पैरेलल रियलिटी में खींच ले गया।
इस नई रियलिटी की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा थी कि वो आंखें बंद करने को मजबूर हो गया। अब वो ईगरली इंतजार कर रहा था कि अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स को रियल में लाकर उनके साथ इस दुनिया में पूरी तरह इमर्स हो सके। वो असली दुनिया थी टेम्पटेशन और प्लेजर्स की। रोदरी पूरी तरह तैयार था उस स्पेस में एंटर करने के लिए जहां उसके सारे सपने रियलिटी बन सकते थे। वो उम्मीद कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर ने रियल सेंसेशन स्पेस के बारे में झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन उसकी ब्यूटीफुल लाइफ की सारी ड्रीम्स खत्म कर सकती है। टनल के बिल्कुल अंत में उसे सिस्टम नोटिफिकेशंस दिखाई दी। आज तक गेम लॉन्च होने में एग्जैक्टली 72 आवर्स बस बचे थे। मतलब रोदरी को पूरा 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा ताकि वो गेम में पूरी तरह इमर्स हो सके। रोदरी समझ नहीं पा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर ने इतना लंबा वेटिंग पीरियड क्यों रखा। डॉर्म में पूरे जोर से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही सो चुके थे और सीक्रेटली रोदरी को नापसंद करते थे। अच्छा ये था कि रोदरी जल्दी से मेंबर बनने के लिए अग्री हो गया क्योंकि इससे एडमिनिस्ट्रेटर को फायदा था। उसी समय मार्टिन अब भी कंप्यूटर के सामने बैठा था और सोच रहा था कि सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा है। चैट में काफी देर से नई गेम की डिस्कशन हो रही थी और बहुत सारे यूजर्स अब प्लेयर्स बनने को तैयार थे। कई लोग अलग अलग गेमिंग हेलमेट्स मांग रहे थे और अब मार्टिन को उन्हें सही मॉडल देने का वादा करना पड़ रहा था। हेलमेट किसी भी प्लेयर से सिंक हो सकता था, लेकिन हर गेम अकाउंट सिर्फ एक यूजर बना सकता था। अच्छा ये था कि मार्टिन ने पहले उन लोगों को लिखना शुरू किया जिनके साथ वो पहले समय बिताता था। उसे नए एक्वेंटेंसेस की चिंता नहीं करनी पड़ी। दादाजी की डेथ के बाद मार्टिन ने अपने रिलेटिव्स से सारे टाइज तोड़ दिए थे और अब शायद धरती पर सबको लगता होगा कि वो मर चुका है। मार्टिन ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए उसे याद दिलाया कि उनकी साइट बहुत प्रिमिटिव है और उन्हें कम से कम एक एट फोरोमास बनाना होगा। इनिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी मैनुअल वर्क चाहिए था, इसलिए ज़्यादा मेल प्लेयर्स रिक्रूट करने पड़ते। इसलिए मेन पेज पर ऐसा कंटेंट डालना था जो लड़कों को अट्रैक्ट करे। मार्टिन ने सुझाव दिया कि एक ब्यूटीफुल गर्ल की इमेज वहां लगानी चाहिए। ये आइडिया तुरंत काम कर गया। साइट पर विजिट करते हुए रोदरी को फिर से अपने सपने याद आ गए, अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स को रियल खाली बनाने के। अब मार्टिन को जाट गेम लॉन्च के लिए तैयार होना था और उसने 7 को साइट को 3 दिनों में इम्प्रूव आस करने का ऑर्डर दिया। लेकिन रोबोट को समझ नहीं आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर ने सिर्फ उन 4 हेलमेट्स जैसे क्यों भेजे, जबकि पहले से उन 11 प्लेयर्स मौजूद थे। भले ही मार्टिन सभी को एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन 11 प्लेयर्स अवेलेबल टैंक्स का सिर्फ 2% आर ही कवर कर पाते। अब उनके पास खाना बहुत कम था, इसलिए जितने कम प्लेयर्स होंगे उतने ही फ्यूअर हंग्री माउथ्स होंगे। मार्टिन ने डिसाइड किया कि फिलहाल इन चोर प्लेयर्स पर फोकस करेगा और बाकी को बाद में इनवाइट करेगा। आखिर सिस्टम्स टास्क पूरा करने के लिए 4 प्लेयर्स ही काफ़ी थे और अननेसेसरी लोगों को खिलाने की ज़रूरत नहीं थी। अचानक सिस्टम ने मार्टिन को रिवॉर्ड के तौर पर एक नानो कार्बन बॉडी आर्मर आन दिया और ये हाईटेक इक्विपमेंट तुरंत अवेलेबल हो गया। लेकिन ये आर्मर उतना मॉडर्न नहीं था जितना वो इस रैंडम बॉक्स वेस जो उसका इंतजार कर रहा था। बॉक्सेस अलग अलग लेवल्स के थे जिनमें मेडिसिन और हास वेपन्स दाल मिलते थे क्योंकि म्यूटेंट्स से कई एनकाउंटर्स होने वाले थे। मार्टिन सोच रहा था कि क्या वो 5 पॉइंट्स खर्च करके एक रेगुलर बॉक्स ले या 100 पॉइंट्स सेव करके सीधा वेपन ले, लेकिन सोचने का समय नहीं था क्योंकि उसके जर्नल्स में एक नया और टास्क पहले से ऐड हो चुका था। जर्नल को जल्दी से पढ़ते ही मार्टिन को समझ आ गया कि इस मिशन से उसे एक साथ 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ये उसके सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए काफ़ी था। उसने डिसाइड किया कि इस रिवॉर्ड का इस्तेमाल करके अभी बॉक्स ओपन करेगा जिसमें वेपन्स मिलें। रोबोट ने तुरंत एडमिनिस्ट्रेटर के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए और थोड़ी ही देर में इन्वेंट्री वाला बॉक्स मार्टिन के सामने खुलने लगा। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का स्पेशल इफेक्ट हो। फ्लोर पर गहरा धुआं भर गया था जैसे किसी एक्सप्लोजन के बाद स्मोक हो। कुछ देर वेट करने के बाद मार्टिन को एहसास हुआ कि इस दुनिया की हर चीज़ उतनी रियल नहीं है जितनी दिखती है। इन्वेंट्री में मिले रिवॉर्ड्स उसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाए और वो किसी फॉर्मिडेबल वेपन जैसे नहीं लग रहे थे। अगर उसे खाना चाहिए था तो सिस्टम थोड़ा जेनरस हो सकता था और उसे ज़्यादा कैंडी दे सकता था,
लेकिन उन आइटम्स के बीच अचानक उसे एक नोट दिखाई दी, जिसने उसे तुरंत अट्रैक्ट कर लिया। नोट पर लिखा था, अगर ये इन्वेंट्रीज की 5th आइटम एड है तो तुम्हें ये लेटर पहले पढ़ लेना चाहिए था। नोट खोलते ही मार्टिन ने देखा कि उस पर इस पैरेलल वर्ल्ड एस की लोकल लैंग्वेज में वर्ड्स लिखे थे। उसे बहुत सरप्राइज हुआ जब उसे एहसास हुआ कि वो अब इस लैंग्वेज को न सिर्फ समझ सकता है बल्कि पढ़ भी सकता है। दुर्भाग्य से वो नोट पुराने एडमिनिस्ट्रेटर की थी, जिसने इन्वेंट्री से सारी वैल्यूएबल चीजें पहले ही ले ली थीं और ये बेकार सामान यहीं छोड़ दिया था। लेकिन किसी ने ह्यूमन एक्सटर्मिनेशन एरायत में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। आयरन असिस्टेंट को पिछले एडमिनिस्ट्रेटर का नाम नहीं पता था, क्योंकि उसका प्रोग्राम तभी लॉन्च हुआ था जब मार्टिन ने शेल्टर में एंटर किया था। मार्टिन को यकीन था कि शेल्टर में प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कम से कम कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए। उसने तुरंत होलोग्राम एक्टिवेट की और इस शेल्टर के आर्काइव्स को केयरफुली स्टडी करना शुरू किया। लास्ट वॉर में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था और खुद भी खत्म हो गए थे। वॉर के बाद ह्यूमैनिटी एक नए ईरा में पहुंची, जिसे वेस्टलैंडस कहा गया। लेकिन रोबोट को प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कुछ भी नहीं मिला। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द वॉल्ट के बारे में मार्टिन को और जानकारी चाहिए थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि इस इशू को अभी के लिए पोस्टपोन करना सही होगा, क्योंकि प्लेयर्स एग्जैक्टली 3 दिनों चार्ट में आने वाले थे। फिलहाल वो थोड़ी देर के लिए वॉक पर जाने वाला था और रिसाइकलिंग सेंटर भी रुकने का प्लान था। बाहर निकलने से पहले उसने रोबोट से कहा कि वो बेस संभालेगा और मार्टिन एक इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करके वापस लौटेगा। जल्द ही मार्टिन ने डिसाइड किया कि उसे बाद सर्वाइवर्स कैंप रेस जाना होगा, ताकि वहां से कुछ सप्लाईज मिल सकें जो शायद वहां बची होंगी। शेल्टर से निकलने का रास्ता खतरों से भरा हुआ था, क्योंकि वहां से एक चूहा तक नहीं गुजर सकता था 2 सिरों वाली हाइएनास के कारण। इन हाइएनास का पूरा रूप रंग वाइल्ड हंगर और दिखाता था और उनकी नजरों में आना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन ऐसा हो ही गया। मार्टिन समझ गया कि ये हाइएनास दूर से ही उसे हाँ स्मेल हाँ कर सकती हैं। कैंप की तरफ जाते समय वो 2 भूखी हाइएनास से टकरा गया और ये एनकाउंटर उसके लिए काफी अनप्लेजेंट साबित हुआ। कई दिनों से मार्टिन इन इलाकों में था और हंग्री म्यूटेंट्स से लड़ने के लिए तैयार भी था। जब तक तुम्हारे पास वह वेपन और हो, 2 मॉन्स्टर्स से लड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं। वो हर क्रीचर को अपने अवेलेबल वेपन से डिस्ट्रॉय कर सकता था, वो भी बिना एक्सपीरियंस पॉइंट्स खर्च किए। लेकिन पैक की तरफ देखते ही उसे एहसास हुआ कि मॉन्स्टर्स हमला नहीं कर रहे, मतलब डेंजर फिलहाल टल चुका था। ये म्यूटेंट्स एक सर्वाइवर सेट के लिए सबसे बड़ी थ्रेट थे। इनके बीच कुछ स्ट्रांग और कुछ वीक इंडिविजुअल्स थे। 2 सिरों वाली हाइनास बहुत स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन वो अक्सर अपने पैक से 1-2 मेंबर्स को स्काउट हट के लिए भेजती हैं। इस मामले में वो म्यूटेटेड कॉकरोचेस से बहुत अलग नहीं थीं, क्योंकि कॉकरोचेस भी ग्रुप्स में हंट करते थे। जिन अनलकी सोल्स को ये पकड़ लेते, उनका एंड हमेशा एक जैसा होता था। अंधेरे में इनकी संख्या गिनना मुश्किल था और एक गलती जानलेवा हो सकती थी। जल्द ही मार्टिन ऑफ सर्वाइवर्स कैंपन पहुंचा और उम्मीद कर रहा था कि ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। सबसे पहले उसे रिसाइकलिंग सेंटर जाना था, ताकि लोकल ओनर से कुछ चिप्स ले सके। वहां की स्केल्स कभी सही वेट नहीं दिखाती, जिसकी वजह से कस्टमर को आसानी से धोखा दिया जा सकता था। कस्टमर इस बार मार्टिन ही निकला और रिसाइकलिंग सेंटर के ओनर चार्ली पास ने उसे कुछ कॉइन्स दिए। कुल मिलाकर उसके पास 3 चिप्स आईं, जिनसे वो कुछ वैल्यूएबल खरीद सकता था। बुजुर्ग चार्ली ने चेतावनी दी कि उसके पास पिस्टल्स नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसे आइटम्स नहीं रखता। वहां अभी भी खाना और फ्यूल और बचा था और उसे जल्दी लेना जरूरी था, क्योंकि ठंड बहुत तेज आने वाली थी। चार्ली ने समझाया कि इस साल अक्टूबर में ही पहली स्नो गिर जाएगी। म्यूटेंट्स अब भी आने वाली सर्दी के लिए तैयारी करने लगे थे और ये खबर किसी भी सर्वाइवर के लिए खराब थी। सर्दियों में यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता था कि स्नो के नीचे म्यूटेंट छुपा है या वैल्यूएबल मेटल। जैसे ही स्नो शुरू होती, ट्रैवलिंग मर्चेंट्स यहां आना बंद कर देते और अपने अपने लैंड्स में रुक जाते। रिस्क लेकर शहर जाया जा सकता था, जो यहां से कई किलोमीटर्स दूर था, क्योंकि वहां के मार्केट्स अभी भी खुले थे। ओल्ड चार्ली ने मार्टिन को इस दुनिया की रियलिटी समझाई, क्योंकि इससे पहले वो भी एक शेल्टर में रहता था। अतीत में उसे स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ लिया था और ऑक्शन में बेच दिया था, जहां उसे कैंप के हेड ने खरीद लिया। इसके बाद चार्ली को स्कैवेंजर्स को मैनेज करने का टास्क मिला था और वो इसे पूरा कर लेता
अगर केओस न मचा होता शायद वो इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट भी बन सकता था, जैसे उसके एंसेस्टर्स थे। चार्ली मार्टिन की लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा था और आज उसने मार्टिन से ज्यादा केयरफुल रहने को कहा। बुजुर्ग उसे हमेशा देखता रहता था क्योंकि वो उसे किसी और शेल्टर का सर्वाइवर समझता था, जबकि मार्टिन की असली लाइफ नहीं जानता था। आखिर में मार्टिन को सिर्फ 3 चिप्स ही मिली और ये भी डाउटफुल था कि उनसे कुछ वर्थवाइल खरीदा जा सके। जब उसने काउंट किया तो पता चला कि उसके पास कुल 8 चिप्स हो चुकी थीं। अब उसके हाथों में पूरे परिवार की किस्मत थी, लेकिन यह भी एक नया शेल्टर बिल्ड करने के लिए काफी नहीं था। सबसे पहले शेल्टर के आसपास के एरिया को रिस्टोर करना था और इसके लिए जरूरी टूल्स भी खरीदने थे। ये गेम यार हाइपर रियलिस्टिक थी, मतलब प्लेयर्स को शुरुआत बिल्कुल बॉटम से करनी होगी। उन्हें अपने रेगुलर वर्क को याद रखना होगा और जो भी टूल्स मार्टिन अरेंज कर पाए उनसे काम करना होगा। खाने का भी खास ध्यान रखना होगा क्योंकि पहले कुछ हफ्तों तक नए प्लेयर्स ठीक से हंट नहीं कर पाएंगे। एक बार क्लोन प्लेयर के साथ सिंक हो जाता है तो वो एक लिविंग बीइंग आज बन जाएगा, मतलब उसे खाना भी चाहिए होगा। अगर फूड डिमांड पूरी नहीं की गई तो नए प्लेयर्स एक्सट्रीम स्टेप्स उठाएंगे, इसलिए कम से कम वो 5 लोगों तक के लिए 1 हफ्ते का खाना मैनेज करना जरूरी था, चाहे उन्हें दिन में सिर्फ 2 बार खाना पड़े। ये प्लेयर्स कुछ हद तक एक्सपेंडेबल थे, इसलिए उनके लिए क्वालिटी फूड ढूंढने की जरूरत नहीं थी। मार्टिन ने डिसाइड किया कि नियर बाय फार्म से कुछ ग्रीन व्हीट ले लेगा, जो उसके नए प्लेयर्स की पूरी डाइट बनेगी। मार्टिन की मुलाकात एक लड़की से हुई जो किसी वजह से खुले इलाके में आ गई थी। उसका नाम था बेल। बेल ने जल्दी से माफी मांग ली क्योंकि उसने मार्टिन को डराया था और एडमिट किया कि उसे ऐसे छुपना नहीं चाहिए था। मार्टिन के हाइडआउट से अजीब आवाजें आ रही थीं, जिसे सुनकर बेल को लगा कि कोई उसे लूटने की कोशिश कर रहा है। उसने मार्टिन से कहा कि अगर वो चाहे तो उसकी अनुपस्थिति में वो उसके घर की देखभाल कर सकती है। बेल के पास खुद के घर में करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि वो अपना समय मार्टिन के घर को संभालने में बिताएगी। मार्टिन ने बच्चों को चेतावनी दी कि किसी अजनबी के पास मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो कोई बुरा इंसान हो। लेकिन बेल अब बच्ची नहीं रही थी, वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि शादी के लायक मानी जा सके। मार्टिन कभी भी बुरा इंसान नहीं था और जब बेल बहुत भूखी थी तब उसने उसे ताज़ा सूप खिलाया था। इस बार भी वो खाली हाथ नहीं आया था। बेल को गुस्सा न आए इसलिए उसने उसे एक कैंडी थमा दी। बेल ने रैपर हटाए बिना उसे काटने की कोशिश की क्योंकि उसे नहीं पता था कि असली स्वाद अंदर छुपा है। मार्टिन समझ गया कि यहाँ के लोकल बच्चों को ऐसी रेयर स्वीट्स की आदत नहीं है, इसलिए उसे थोड़ी मदद करनी पड़ी। रैपर हटाने के बाद बेल के लिए उस लॉलीपॉप का स्वाद लेना काफी आसान हो गया जिसकी वो काफी समय से हकदार थी। बेल जेन्युइनली सरप्राइज हो गई मार्टिन की इस जेस्चर से और काफी देर तक कैंडी को देखती रही। असल दुनिया में ये बच्ची अभी स्कूल में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उसे बस हार्डशिप सहने पड़ रहे थे। बेल को तुरंत एहसास हुआ कि ये कैंडी इतनी स्वादिष्ट है जैसी उसने कभी जिंदगी में नहीं खाई थी। लोकल सेटलमेंट्स के बहुत कम बच्चे बेल जितने लकी थे क्योंकि हर किसी के पास मार्टिन जैसा फ्रेंड नहीं था। मार्टिन ने उसे एक ऐसा ट्रीट चखने का मौका दिया जो असल दुनिया में हर बच्चे के लिए कॉमन था। बेल बहुत खुश थी कि पहली बार उसे स्वीट कैंडी मिली। उसने जोर से मार्टिन को थैंक यू कहा। मार्टिन भी खुश था कि बेल को लॉलीपॉप पसंद आई और उसने सोचा कि शायद वो उसकी लाइफ थोड़ी आसान बना सके। बेल को यह भी अच्छा लगा कि उसने अपने फ्रेंड को चीयर अप कर दिया। बेल कभी भी ग्रीडी लड़की नहीं रही, इसलिए वो सारी कैंडी अकेले नहीं खाना चाहती थी। इसलिए उसने मार्टिन को भी लॉलीपॉप चखने के लिए कहा और वो शेयर करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। बेल चाहती थी कि मार्टिन भी ये स्वाद चखे क्योंकि ऐसी स्वीट्स यहाँ मिलना लगभग इम्पॉसिबल था। बेल को कैंडी बहुत टेस्टी लगी, लेकिन हैरानी ये थी कि मार्टिन ने बस चुपचाप नजरें फेर लीं। लेकिन बेल ने सोचा बेहतर होगा वो इस बारे में ज्यादा ध्यान न दे और इंस्टेड ये प्लान करे कि मार्टिन के मिशन के दौरान वो उसके घर की देखभाल कैसे करेगी। कुछ पल बाद बेल को एहसास हुआ कि वो यहाँ अकेली है और हैरान रह गई कि मार्टिन इतनी जल्दी नजरों से कैसे ओझल हो गया। बेल ने जोर से आवाज दी कि वो उसके शेल्टर की देखभाल करेगी और मार्टिन हमेशा उस पर भरोसा कर सकता है। जल्द ही मार्टिन फिर से अपने हाइडआउट में लौट आया और उसका रोबोट हमेशा की तरह हर कदम पर उसके साथ था। 3 दिन बीत गए
और नए प्लेयर्स गेम लोकेशन पर ये चारों काफ़ी समय तक इस ट्रांजिशन को याद रखेंगे, क्योंकि